आधी रात का मुसाफिर। बरसात की एक काली रात थी। घड़ी में ठीक 12:17 बज रहे थे। राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर ऑटो ड्राइवर रमेश अपनी आखिरी सवारी की तलाश में जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था। बिजली चमकती तो सड़क के किनारे लगे सूखे पेड़ किसी इंसान की तरह दिखाई देते। तभी रमेश ने देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, इतनी रात को यह औरत यहाँ क्या कर रही है? औरत ने धीरे से हाथ उठाकर ऑटो रोकने का इशारा किया। रमेश ने हिम्मत करके ऑटो रोक दिया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। औरत ने बहुत धीमी और ठंडी आवाज में कहा, पुराने कब्रिस्तान के पास। यह सुनते ही रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस कब्रिस्तान के बारे में उसने कई डरावनी कहानियां सुन रखी थीं। फिर भी उसने ऑटो आगे बढ़ा दिया। कुछ मिनट बाद रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। औरत वहीं बैठी थी। वह फिर सामने देखने लगा, लेकिन मिरर में अब भी कोई नहीं था। अचानक ऑटो अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से वही ठंडी आवाज आई, रमेश, तुमने मुझे पहचान लिया। रमेश ने कांपते हुए पीछे देखा। इस बार औरत का चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तभी उसने कहा, आज 20 साल बाद मैं तुम्हें लेने आई हूं। रमेश के हाथ पैर सुन पड़ गए और उसी पल ऑटो की हेडलाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा था कि रमेश को अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी ठक 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 ऑटो की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। रमेश ने कांपते हुए ऊपर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक ऑटो अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन बिना चाबी घुमाए चालू हो चुका था। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसे कोई नहीं चला रहा था। रमेश ने ब्रेक दबाया, हैंडल मोड़ा, इंजन बंद करने की कोशिश की, पर ऑटो उसकी एक भी बात नहीं मान रहा था। कुछ ही मिनटों में वह पुराने कब्रिस्तान के सामने पहुंच गया। वहां सैकड़ों टूटी हुई कब्रें थीं। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से रोने की आवाज आ रही थी। तभी पीछे बैठी औरत बोली, यहीं रोक दो। ऑटो अपने आप रुक गया। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। सीट फिर से खाली थी, लेकिन इस बार जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो कब्रिस्तान के अंदर जा रहे थे। डर के बावजूद रमेश उन निशानों के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुरानी कब्र दिखाई दी। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक नाम साफ लिखा था, सावित्री, मृत्यु 20 वर्ष पहले। रमेश की सांसें थम गईं। उसे याद आया, 20 साल पहले जब वह छोटा था, इसी सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को टक्कर मार दी थी। उस दिन रमेश ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। तभी उसके पीछे से वही ठंडी आवाज आई, अगर उस दिन तुम सच बोल देते तो मेरी मौत बेकार नहीं जाती। रमेश धीरे धीरे पीछे मुड़ा और इस बार वह औरत सिर्फ अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों धुंधली परछाइयां खड़ी थीं। सबकी आंखें रमेश पर टिकी हुई थीं और फिर वे एक साथ उसकी ओर बढ़ने लगीं। दर्जनों परछाइयां धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ने लगीं। रमेश डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके पैर एक पुरानी कब्र से टकरा गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उन परछाइयों में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह भारी आवाज में बोला, आज सच छिपाने की सजा पूरी होगी। अचानक कब्रिस्तान की सारी कब्रें हिलने लगीं। मिट्टी फटने लगी और एक एक करके काले साए बाहर निकलने लगे। रमेश ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। वह किसी तरह कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया।
लोहे का विशाल दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हुआ और उस पर लाल रंग से अपने आप शब्द उभर आए, जो यहाँ आया वह वापस नहीं गया। रमेश की चीख निकल गई। उसी समय दूर खड़ा उसका ऑटो अपने आप स्टार्ट हुआ। हेडलाइट जल उठी। हॉर्न लगातार बजने लगा। पो पो पो। रमेश पूरी ताकत से ऑटो की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह सीट पर बैठा, ऑटो बिजली की रफ्तार से कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान के गेट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान नहीं थी। वह रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ दिला दो, वरना मैं हर अमावस्या को लौटूंगी। इतना कहते ही वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। रमेश किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने ऑटो का दरवाजा खोला, पिछली सीट पर गीली मिट्टी से लिखा था, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। रमेश के हाथ से चाबी गिर गई और तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कांपते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, अमावस्या बस 3 दिन दूर है। फोन अपने आप कट गया। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आधी रात का मुसाफिर भाग 4। अमावस्या आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। उस रात के बाद रमेश ने ऑटो चलाना छोड़ दिया, लेकिन अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। हर रात ठीक 12:17 बजे उसके घर के बाहर ऑटो का हॉर्न अपने आप बजने लगता। पो पो पो। रमेश खिड़की से झांकता, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। तीसरी रात, अमावस्या आ गई। अचानक उसके मोबाइल पर फिर उसी अनजान नंबर से कॉल आई। इस बार दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, कब्रिस्तान, अभी आओ। फोन अपने आप कट गया। रमेश ने हिम्मत जुटाई और अपना ऑटो लेकर उसी पुराने कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ जल रहा था, लेकिन उसमें आग होने के बावजूद कोई धुआं नहीं निकल रहा था। पेड़ के नीचे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने पहली बार अपना चेहरा पूरी तरह दिखाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, जिस ट्रक ने मुझे मारा था, उसका ड्राइवर आज भी जिंदा है। उसने मुझे मारकर मेरी लाश यहीं फेंक दी थी। अगर उसे उसके गुनाह की सजा नहीं मिली, तो मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। इतना कहते ही जमीन जोर जोर से कांपने लगी। पीछे से भारी कदमों की आवाज आई, धम धम धम। रमेश ने मुड़कर देखा। एक पुराना, जंग लगा काला ट्रक बिना ड्राइवर के उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी टूटी हुई हेडलाइटें अपने आप जल बुझ रही थीं। ट्रक के सामने खून से एक ही शब्द लिखा था, बदला। ट्रक तेजी से रमेश की ओर दौड़ा। रमेश ने आंखें बंद कर लीं, और तभी पूरे कब्रिस्तान में किसी की डरावनी हंसी गूंज उठी। काला ट्रक पूरी रफ्तार से रमेश की ओर बढ़ रहा था। धड़ाम डॉट। रमेश ने आखिरी पल में एक तरफ छलांग लगा दी। ट्रक उसके सामने से गुजरकर पुराने पीपल के पेड़ से टकराया। पूरा कब्रिस्तान जोर से कांप उठा। अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर उतरा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और कपड़े खून से सने हुए थे। वह डर के मारे चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की थी। तभी सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने आ गई। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा भयानक थी। गलती नहीं, गुनाह था। तुमने मुझे मारकर मेरी लाश छिपा दी थी और पूरी दुनिया से झूठ बोला था। अचानक चारों तरफ से वे सभी परछाइयां प्रकट हो गईं जिन्हें रमेश पहले देख चुका था। उन्होंने उस बूढ़े ट्रक ड्राइवर को चारों ओर से घेर लिया। वह भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। धीरे धीरे काली मिट्टी उसे अपने अंदर खींचने लगी। वह जोर जोर से चीखता रहा, बचाओ बचाओ। लेकिन कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह जमीन के अंदर समा गया। कब्रिस्तान में फिर से सन्नाटा छा गया। सफेद साड़ी वाली औरत ने रमेश की ओर देखा।
इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। वह मुस्कुराई और बोली, सच कभी नहीं मरता। आज मुझे इंसाफ मिल गया। धन्यवाद। इतना कहते ही उसका शरीर चमकती हुई रोशनी में बदल गया। कुछ ही पल में वह हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने उस पुराने कब्रिस्तान के पास वर्षों पुराना ट्रक का मलबा और छिपे हुए सबूत पाए। 20 साल पुराना राज आखिरकार सबके सामने आ गया। रमेश ने फिर कभी उस सड़क पर रात में ऑटो नहीं चलाया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात ठीक 12:17 बजे उस सुनसान सड़क पर एक पुराना ऑटो दिखाई देता है। उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। फिर भी वह धीरे धीरे चलता रहता है। और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो पीछे की सीट से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है। सच का रास्ता कभी बंद नहीं होता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के 9 लाइक जरूर करें। धन्यवाद।